नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री की ईरान पर बड़े हमलों की चेतावनी। बोले आज ईरान पर बहुत जबरदस्त हमले होंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि आज ईरान में बहुत जबरदस्त हमले होंगे। साथ ही ईरान के नए सुप्रीम लीडर को भी चेतावनी दी। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने पेंटागन से पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान, सबसे ज्यादा बॉम्बर और सबसे ज्यादा हमले, खुफिया जानकारी पहले से ज्यादा सटीक और बेहतर है। पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरानी सरकार तेजी से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ईरानी ताकतें जानबूझकर मासूमों को निशाना बना रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी अपनी ताकत धीरे धीरे खत्म की जा रही है। हेगसेथ ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर कहा कि मुश्तबा खामेनी की समझदारी इसी में है कि वो ट्रंप का संदेश माने और परमाणु हथियार बनाने की कोशिश न करें। ईरान युद्ध के बीच भारत में ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित, पेट्रोलियम मंत्री बोले घबराने की कोई वजह नहीं है। ईरान के साथ अमेरिका इस्राइल युद्ध के कारण तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होने की खबरों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बयान जारी किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि आज मीडिया जगत के सदस्यों के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में चर्चा हुई कि भारत की ऊर्जा आयात अलग अलग स्रोतों और रास्तों से जारी है। हमने युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद कदम उठाए हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को 100% सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई मिले, बाकी उद्योगों को भी 70 से 80% तक सप्लाई मिलती रहे। उन्होंने लिखा कि हम घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा बिना रुकावट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। असम में 40 लाख महिलाओं के खातों में 9,000 रुपए ट्रांसफर। चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा कदम। चुनाव वाले राज्य असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने 10 मार्च को बड़ी लाभार्थी योजना के तहत करीब 40 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 9,000 रुपए ट्रांसफर किए। यह राज्य में एक दिन में किया गया अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी है, जिसमें कुल 3600 करोड़ बांटे गए। यह पैसा अरुणोदय स्कीम के तहत दिया गया जो 2020 में शुरू हुई थी और इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। इस बार दिए गए 9,000 में 4,000 का बिहू बोनस और जनवरी से अप्रैल तक की 4 किस्तों के 5,000 शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनावी तोहफा नहीं बल्कि गरीब परिवारों के लिए नियमित सहायता है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बाद से इस योजना के जरिए अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना और अन्य कल्याण कार्यक्रमों से राज्य में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर आने में मदद मिली है। गौरतलब है कि बीते दिनों बिहार में हुए विधानसभा चुनावों में भी चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था, जिसे चुनावी नतीजों का रुख पलटने में एक बड़ा फैक्टर माना गया था। सीमा साझा करने वाले देशों के निवेश नियमों में ढील। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। सरकार ने 10 मार्च को बताया कि 2020 में जारी प्रेस नोट 3 के तहत ऐसे देशों की कंपनियों को भारत में निवेश के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी थी। अब नए नियम में बेनिफिशियल ओनरशिप का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अनुसार यदि किसी कंपनी में सीमा साझा करने वाले देशों की हिस्सेदारी 10% तक और नॉन कंट्रोलिंग है तो वह ऑटोमेटिक रूट से भारत में निवेश कर सकेगी, लेकिन उसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को जानकारी देनी होगी। सरकार ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे क्षेत्रों में ऐसे निवेश प्रस्तावों को 60 दिनों के भीतर मंजूरी देने का फैसला किया जाएगा। इन कंपनियों में नियंत्रण भारतीय नागरिकों या भारतीय कंपनियों के पास ही रहेगा। सरकार का कहना है कि इससे ज्यादा विदेशी निवेश, नई तकनीक और भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिलेगी। एनसीईआरटी ने न्यायपालिका पर विवादित किताब वापस ली, बिना शर्त मांगी माफी। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े विवादित अध्याय को लेकर बिना शर्त माफी मांगी है और पूरी किताब वापस ले ली है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम की इस किताब को 23 फरवरी को जारी किया गया था, लेकिन अध्याय द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इसमें न्यायपालिका की चुनौतियों को भ्रष्टाचार और मामलों की बड़ी संख्या में लंबित रहने से जोड़ा गया था, जिस पर आपत्ति जताई गई।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को स्वतः संज्ञान लिया और 26 फरवरी को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इससे न्यायपालिका की साख और गरिमा को नुकसान हो सकता है। कोर्ट ने किताब की सभी प्रतियां जब्त करने, डिजिटल संस्करण हटाने और वितरण रोकने का आदेश दिया। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 11 मार्च को होनी है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर बढ़ा दबाव, सलाहकारों ने मांगा ईरान युद्ध का स्पष्ट एग्जिट प्लान। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब उनके ही कुछ सलाहकारों का दबाव बढ़ने की खबर है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के कुछ करीबी सलाहकार चाहते हैं कि सरकार युद्ध से बाहर निकलने के लिए एक स्पष्ट एग्जिट प्लान पेश करे। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना कई बड़े सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुकी है, इसलिए जनता को बताया जाना चाहिए कि अभियान लगभग पूरा हो चुका है। इस युद्ध का उद्देश्य ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को कमजोर करना, उसकी नौसेना को नुकसान पहुंचाना, प्रॉक्सी समूहों की ताकत घटाना और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना बताया गया है। पेंटागन के अनुसार इस सैन्य अभियान पर अमेरिका का खर्च करीब $1 अरब प्रतिदिन तक पहुंच गया है। साथ ही तेल की बढ़ती कीमतों से महंगाई का दबाव भी बढ़ रहा है। हालिया सर्वे में केवल 25% अमेरिकी नागरिकों ने युद्ध का समर्थन किया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि युद्ध खत्म करने का फैसला केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही करेंगे। ईरान युद्ध पर रूस की मध्यस्थता की पेशकश, पुतिन बोले कई प्रस्ताव अभी भी टेबल पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को लेकर चल रहे युद्ध में बीच बचाव की पेशकश की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने 10 मार्च को कहा कि पुतिन ने संघर्ष शुरू होने से पहले ही तनाव कम करने के लिए कई मध्यस्थता प्रस्ताव दिए थे और उनमें से कई अभी भी टेबल पर हैं। उन्होंने कहा कि रूस इस संकट को खत्म करने में पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कई देशों के बीच समझौते की जरूरत होगी। यह बयान उस समय आया जब पुतिन की फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात हुई। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेताओं ने ईरान युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ प्रस्तावों पर चर्चा की। हालांकि पेस्कोव ने इन प्रस्तावों का विवरण देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि रूस ने अमेरिका और इस्राएल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की आलोचना की है। वहीं अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस से ईरान को सैन्य या खुफिया मदद न देने की अपील की है। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने का असर भारत में, प्रधानमंत्री की पेट्रोलियम व विदेश मंत्रियों से बैठक। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के असर अब भारत में भी दिखने लगे हैं। कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आईं और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी करीब 62% एलपीजी जरूरत आयात करता है और इसका 85 से 90% हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। सरकार ने घरेलू उपभोक्ता को प्राथमिकता देते हुए इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया है, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है और गैस बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकी जा सके। राहुल गांधी पर किरण रिजिजू का तंज, बोले प्रियंका नेता प्रतिपक्ष होती तो परफॉर्मेंस बेहतर होता। राहुल बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पछता नहीं है। प्रियंका गांधी। बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष होती तो शायद परफॉर्मेंस अच्छी रहती। किरण रिजिजू ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने पहली बार ऐसा देखा जब वो यानी राहुल गांधी वहां से दौड़कर आए और प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए झपट पड़े, फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने सांसद को देखकर आंख मारते हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने पहली बार देखा है। किरण रिजिजू ने स्पीकर से कहा कि सभापति महोदय, आप वहां बैठे हैं और विपक्षी सदस्य चेयर को यार बोलते हैं। राज्यसभा में उपसभापति को कलीग बताते हैं, जबकि राज्यसभा और लोकसभा के सभापति सदन के कस्टोडियन होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रियंका गांधी पीछे बैठकर मुस्कुरा रही हैं। अगर इनको नेता प्रतिपक्ष बनाते तो शायद परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होता। वो कम से कम बैठती हैं, सुनती हैं और मुस्कुराती भी हैं। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि बतौर संसदीय कार्य मंत्री किसी भी सांसद का व्यवहार अच्छा है तो मुझे सराहना करनी चाहिए। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो 12 साल में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हैं। वो इस सदन में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच इनसे पछता नहीं है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार से कहा है कि होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए पर्याप्त मात्रा में कमर्शियल एलपीजी गैस उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि बड़ी संख्या में घर से दूर रहने वाले छात्र और नौकरी पेशा लोग इन जगहों पर खाना खाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे पत्र में सिद्धरमैया ने मंत्रालय के उस आदेश की सराहना की जिसमें तेल कंपनियों को घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता देने को कहा गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस आदेश के लागू होने से बेंगलुरु में कमर्शियल एलपीजी की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने शिकायत की है कि उन्हें कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। कई ने चिंता जताई है कि इससे उन्हें अपने होटल या रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद करना पड़ सकता है। सिद्धरमैया ने कहा कि इस सप्लाई में अचानक रुकावट से बेंगलुरु के होटल, केटरिंग और अन्य कमर्शियल जगहों पर बुरा असर पड़ रहा है। अगर उनका कामकाज रुकता है तो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच भारत में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आने के बाद नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कई होटल संगठनों ने बताया कि बेंगलुरु और चेन्नई में रेस्टोरेंट को गैस सप्लाई काफ़ी कम हो गई है और अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो होटल बंद करने पड़ सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट ने मेन्यू से धीमी आंच पर पकने वाले आइटम हटाने और काम के घंटे घटाने जैसे कदम भी उठाए हैं। गुरुग्राम और मुंबई के होटल मालिकों ने भी गैस की कमी की शिकायत की है। इस बीच सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया और घरेलू गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग नियम लागू किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका से समझौते के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में ईरान का कड़वा अनुभव रहा है। अरागची से अमेरिकी चैनल पीबीएस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ईरान ने युद्ध पर बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है। इस पर अरागची ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब बातचीत की मेज पर फैसला होगा। ईरान का अमेरिकियों से बात करने का बहुत कड़वा अनुभव रहा है। अरागची ने अमेरिका और इसराइल पर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके दिमाग में कोई आखिरी लक्ष्य है। अब तक वे अपने सारे मकसद पूरे करने में नाकाम रहे हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से बढ़ते तेल के दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर अरागची ने कहा कि तेल की कीमतों में वृद्धि हमारी गलती नहीं है। इसके लिए इसराइल और अमेरिकी हमले और आक्रामकता जिम्मेदार हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह ईरान के लोगों को तानाशाही से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ने स्वास्थ्य मंत्री हैम कैट्स के साथ नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर का दौरा किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि हमारी कोशिश है कि ईरान के लोग तानाशाही से छुटकारा पा सकें। आखिर में यह उन्हीं पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब तक उठाए गए कदमों से हम ईरानी शासन की रीढ़ तोड़ रहे हैं और अभी भी एक्टिव हैं। अगर हम ईरान के लोगों के साथ मिलकर सफल होते हैं तो हम एक स्थायी बदलाव लाएंगे। इस संघर्ष का बड़ा हिस्सा आक्रामक पक्ष पर है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा रक्षात्मक पक्ष पर भी है। रक्षात्मक पक्ष सबसे पहले जनता की इच्छा और नागरिकों की ताकत है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.